In last video, we came to know about Bohr's model, as Bohr was able to overcome the drawback of the Rutherford model. As Rutherford said that electrons revolve around the nucleus in orbit. But Bohr said no, electrons can't revolve around the nucleus in any orbit, while electrons revolve around the nucleus in particular energy orbits, and these energy orbits are known as stationary states. और बोर ने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, और एनर्जी फार्मूला दिया, रेडियस फार्मूला दिया, वेलोसिटी फार्मूला दिया, एंड सो मैनी फार्मूलाज आर गिवन बाय द बोर्स. But there were so many limitations in Bohr's model also. So today we will discuss about the limitations of the Bohr's model of atom. तो अब हम one by one limitations discuss करते हैं. तो first limitation was बोर्स का जो फर्स्ट लिमिटेशन था, बोर्स मॉडल वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम, we know that hydrogen atomic number and mass number both is 1, helium atomic number is 2, mass number is 4, lithium atomic number is 3 and mass number is 7, right? अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन शो करती हूँ, तो प्रोटॉन इज 1, न्यूट्रॉन इज 0 एंड देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, like this in case of hydrogen. But in case of helium, what? Protons are 2, neutrons are 2, and there are 2 electrons in the ground state level, like this. और अगर हम लिथियम की बात करते हैं, in case of lithium, protons are 3, neutrons are 4, and there are further 3 electrons, 2 in the first orbit and 1 in the second orbit, like this. अभी बोर्स का जो मॉडल था वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल था. मतलब अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो मॉडल वाज एप्लीकेबल, लेकिन अगर हम हीलियम एटम की बात करते हैं तो मॉडल वाज नॉट एबल टू गिव लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एटम, and it was also not applicable to give line spectrum of lithium atom. When one electron is lost from the helium, now it converted it into helium positive. Now it has only one electron. Now Bohr's model was applicable to give line spectrum of He positive ion. Same while if 2 electrons from the lithium is removed and it converted into one electronic species like this and converted into lithium 2 positive ion, now Bohr model was applicable to give line spectrum. It means Bohr's model was applicable only to give line spectrum of single electron species. अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी भी एटम या आयन में प्रेजेंट हैं तो बोर मॉडल उस केस में लाइन स्पेक्ट्रम शो नहीं कर पाया, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पहला लिमिटेशन ये जाना कि बोर मॉडल वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज टू गिव लाइन स्पेक्ट्रम वाइल नॉट फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. सेकेंड लिमिटेशन जो हम देखते हैं वो क्या कहता है, इट वॉज अनेबल टू गिव 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम. जो बोर ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर और फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट लाइक दिस, एंड दीज ऑर्बिट्स आर 2D इन नेचर. इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है कि एक डिस्क है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है. बट इन एक्चुअलिटी एटम इज नॉट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट 2D स्ट्रक्चर. लेटर ऑन स्टडीज़ ने प्रूफ किया कि एटम 2D स्ट्रक्चर नहीं है, एटम 3D स्ट्रक्चर है. इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली रिवॉल्व इन 2 डायमेंशनल ऑर्बिट while it revolve anywhere in 3 dimensional x axis, y axis, z axis. Between the x and y axis there are so many
many orientations in which electron can revolve। इन orientations के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट मॉडल में, नेक्स्ट मॉडिफाइड मॉडल में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये जानना जरूरी है कि बोर्स के अकॉर्डिंग एटम 2D स्ट्रक्चर था, जबकि एक्चुअलिटी में लेटर स्टडीज से पता लगा कि एटम 2D नहीं, एटम 3D स्ट्रक्चर है, राइट। अब वन मोर थर्ड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन क्या कहती है? थर्ड लिमिटेशन के अकॉर्डिंग अगर लाइन स्पेक्ट्रम को पास किया गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, लाइक दिस, लेट सपोज अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया गया तो लाइन स्पेक्ट्रम फर्दर स्प्लिट हो गया, लाइक दिस, means splitting of line spectrum further, it is known as, in electrical field, known as Stark effect। मैंने अभी आपसे क्या कहा? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। हमें तो ये तो पता है कि जैसे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा कि बोर वॉज एबल टू गिव लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, राइट। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लाइन स्पेक्ट्रम दिए। अब वो जो लाइन स्पेक्ट्रम था उसको फर्दर, मतलब उसकी एक लाइन को फर्दर से अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास किया गया तो वो लाइन दोबारा से स्प्लिट हो गई। Why it splits? तो Bohr has no answer why spectral line split in electrical field। और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिट होना कहलाता है स्टार्क इफेक्ट। ऐसे ही स्पेक्ट्रल लाइन का मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हुआ वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में फर्दर स्प्लिट हुई स्पेक्ट्रल लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होना कहलाता है ज़ीमैन इफेक्ट। फर्दर बोर हैज नो आंसर व्हाई स्पेक्ट्रल लाइन गेट स्प्लिट इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी लिमिटेशन रहा जिसे आगे क्लैरिफाई किया गया बाय द नेक्स्ट मॉडल। One more limitation, it was unable to explain shape of molecule like this। Later studies gives, just suppose मैंने मीथेन के लिए स्ट्रक्चर शेप बनाना है तो इट इज़ जस्ट लाइक दिस, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं अगर बना देती हूँ तो मीथेन स्ट्रक्चर इज दिस वन। ऑल द स्टूडेंट रीड अबाउट द मीथेन स्ट्रक्चर इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। तो मैंने एक वही सिंपल स्ट्रक्चर लिया है, वहाँ पर हम इसका एंगल मेज़र करते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट ये एंगल, पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर ज्योमेट्री एक मॉलिक्यूल के लिए कहाँ से आई? कि टेट्राहेड्रल शेप है, ये एक रेगुलर ज्योमेट्री शो करता है। ये कैसे पता लगा? एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो बोर हैज़ नो आंसर कि मीथेन में सभी एंगल्स सेम क्यों हैं, मीथेन का एक पर्टिकुलर शेप टेट्राहेड्रल ही क्यों है, इसकी एक पर्टिकुलर रेगुलर ज्योमेट्री ही क्यों है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर भी फर्दर बोर के पास नहीं था। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स विच हैज़ डेफिनेट शेप, डेफिनेट ज्योमेट्री, बोर वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन फर्दर शेप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। One more very important limitation, he was unable to give explanation for the de Broglie। ये जो स्पेलिंग है उससे लग रहा होगा ये डी ब्रॉगली है, बट इट इज डी ब्रोए कॉन्सेप्ट ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। what इट्स मीन, इसे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे, बट मैं अभी आपको एक शॉर्ट लिए बताना चाहती हूँ कि डी ब्रोए कॉन्सेप्ट क्या था। जैसे आइंस्टीन ने बताया कि all the photons, or you can say light, or you can say electromagnetic radiation has dual character। It means it behaves, sometimes it behave as particle and sometimes it behave as wave, right। तो ऐसे ही डी ब्रोए ने ये बताया कि not only electromagnetic radiations, all the material particles also act or also show dual behavior। It means sometimes they behave as wave and sometimes they behave as particle। तो it was the de Broglie concept of the dual nature of matter। तो डी ब्रोए का
ये कॉन्सेप्ट क्या रहा, बोर मॉडल वॉज फर्दर अनेबल टू एक्सप्लेन इट. एंड फर्दर वन मोर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इन दोनों ही कॉन्सेप्ट के बेस पर नेक्स्ट मॉडल डेवलप हुआ जिसे क्वांटम मैकेनिकल, क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट, बोर वाज अनेबल टू गिव दीज टू कॉन्सेप्ट बेसिस ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स. तो मैंने अभी आपको लिमिटेशंस में बताए हैं. Bohr was unable to give line spectrum of multi-electron species. Next बताया है, he was unable to give 3D structure of atom. Next बताया है, he was unable to give explanation for the splitting of spectral line in electrical and magnetic field. Further, I tell you, Bohr was unable to give explanation for the particular definite shape, geometry and angle of particular molecule. And further I tell you, Bohr model was unable to give de Broglie concept of dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle. तो these were the limitations of Bohr's model. Next video में मिलते हैं, तब तक के लिए bye.